स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के सब्जेक्ट का यूनिट 7 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और यूनिट 6 भी आपका कवर हो चुका है। यानी लमसम सिलेबस जो है आपका कवर हो चुका है, सारे यूनिट्स हमने ऑलरेडी कवर करवा दिए हैं। ये लास्ट वीडियो है आप लोगों की यूनिट 7, जिसमें आप पढ़ोगे मानव जनसंख्या और पर्यावरण पर प्रभाव, यानी कि जो इंडियन पॉपुलेशन है इसकी हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने जो 7 के 7 यूनिट पढ़े थे, जितने भी 1 से लेकर के 7 तक यूनिट थे, वो सारे ही जो चैप्टर्स हैं ना वो आपके इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड है। जैसे यूनिट 1 जो था वो आपका पर्यावरण अध्ययन का था, उसमें हम बेसिकली इंट्रो जाना था कि इन्वायरमेंटल स्टडी होती क्या है बेसिकली। फिर यूनिट 2 में हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, उसकी एक बिल्कुल विस्तार से जाना कि आखिरकार इकोसिस्टम क्या होता है, पारितंत्र किस तरीके से महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यूनिट 3 में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा कि किस किस तरीके के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, आज के टाइम पर उनकी क्या सिचुएशन है, किस तरीके से इनको मानवों द्वारा हानि पहुंचाई जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों में भी कौन कौन से संसाधन आते हैं, ये सब हमने पढ़ा बिल्कुल विस्तार से। यूनिट 4 था आप लोगों का, उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। अगर आपको याद हो तो आपको पता होना चाहिए, यूनिट 4 में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। यूनिट 5 में हमने 4 चैप्टर्स कवर किए थे, है ना। उन 4 के 4 चैप्टर में भी हमने चैप्टर 1 में पर्यावरण प्रदूषण पढ़ा, चैप्टर 2 में हमने नाभिकीय प्रदूषण पढ़ा था, न्यूक्लियर हैजर्ड्स वाला, याद होगा। अगर आपको देखा है अपने यूनिट्स तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे। और यूनिट 3 में हम लोगों ने ठोस पदार्थ के बारे में पढ़ा था, यानी सॉलिड अपशिष्ट क्या होते हैं, है ना, सॉलिड वेस्टेज क्या होते हैं। 4th में हमने प्रदूषण के बारे में पढ़ा। यूनिट 6 में हम लोगों ने वैश्विक पर्यावरण मुद्दों पर डिस्कस किया था, यानी कि पर्यावरण को लेकर के हमने 5 यूनिट पढ़े, यानी पर्यावरण को लेकर के समझ लिया कि आखिरकार पर्यावरण की क्या स्थिति है, जो हमारा एनवायरनमेंट है किस तरीके से उसकी हानि हो रही है, क्यों ये ज़रूरी है। तो ये क्या थी, गंभीर चिंता बन के हमारे सामने थी। तो इसके लिए वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, ये हमने किस में पढ़ा था, ये पढ़ा था यूनिट 6 में। ठीक, अब वही चीज़ यूनिट 7 में हम पढ़ेंगे, मानव की जनसंख्या और उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आई होप से 7 के 7 यूनिट क्लियर हो गया, क्योंकि 7 के 7 यूनिट जो है ना आप लोगों के, ये आपस में इंटरलिंक है। ठीक, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी यूनिट्स पढ़ते हो ना तो आपको सिलेबस जो बहुत अच्छे से कवर आएगा और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और फ्री स्टडी चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत ही आसान शब्दों में सिलेबस कंप्लीट करवा रहा है कि आप 1 से 2 बार अगर वीडियोज़ को देखते हो या फिर वीडियो को सुन करके की पॉइंट्स में नोट्स भी बना लेते हो अपने, तो एंड ऑफ द टाइम जब पढ़ोगे ना आप 1 से 2 बार, तो डेफिनेटली वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये लास्ट यूनिट है आप लोगों का यूनिट 7, जिसमें हम मानव जनसंख्या और पर्यावरण पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक जितनी भी 6 यूनिट्स है इसके पीछे की, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, चैनल पर आप नए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे आराम से। और उसके अलावा प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाइए, चैनल पर विजिट करिए और उसके बाद जितने भी EVS, हिस्ट्री, पोल साइंस, सारी आपको सिलेबस जो है वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएगी, जिसको आप देख करके अपना पूरा सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं मानव जनसंख्या के बारे में। पहले बेसिकली थोड़ा हम इंट्रो पढ़ लेते हैं, है ना। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, बिल्कुल संभव है। मानव अपने खुशमय जीवन के लिए पर्यावरण का क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या संसाधनों पर हावी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जिस तरीके से हमारे देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस तरीके से संसाधनों की कमी हो रही है, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन संसाधनों की तो कमी हो रही है ना, क्योंकि उस तरीके से प्रोडक्शन नहीं है। और वहीं दूसरी ओर लिंग अनुपात में भी कमी आ रही है, जहाँ पर 1000 पुरुषों पर मात्र 300 महिलाएं नापी जाती है। संसार में प्रत्येक राष्ट्र में जनसंख्या के वितरण और घनत्व में बहुत बड़ी समानता भी देखी जा रही है, यानी कि विश्व स्तर पर ये समानता देखी जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में क्या है, देश के विकास में रुकावट बनती है। अगर आप खुद सोचो, पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना, प्रोडक्शन होगा नहीं, लोग भूखे मरेंगे तो देश का एक विकास कैसे हो सकता है, नहीं होगा। माना जाता है 2040 तक भारत की जनसंख्या सबसे बड़ी होगी। अभी क्या चल रहा है,
2022 है ना, 2022 में भारत की जनसंख्या जो है ना, अभी फ़िलहाल मतगणना तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी भारत की जनसंख्या 135 करोड़ की तकरीबन बताई जा रही है। और विश्व स्तर पर अभी मापदंडों के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश जो है चीन है। लेकिन चीन क्या है, वो विकसित देश है। चीन अपने देश की जनसंख्या को पाल पोस सकता है, उसके पास इतना प्रोडक्शन है। लेकिन भारत में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो भारत की ग्रोथ कम होगी। और माना जा रहा है कि 2040 तक भारत की जो जनसंख्या है ना, वो विश्व में सबसे बड़े नंबर पर होगी। सबसे प्रथम नंबर पर जनसंख्या के नाम पे भारत का देश नाम आएगा। तो ये बहुत ही बड़ी विकट समस्या है भारत के लिए। तो ये हमारे देश के नागरिकों को समझना चाहिए कि जनसंख्या का जिस तरीके से वो बढ़ोतरी कर रहे हैं, उस पर हमें निवारण करना चाहिए। क्योंकि लोग जनसंख्या बढ़ा लेते हैं, है ना। लोग एक, आपने देखा होगा, एक घर में 4-4 5-5 उनके बच्चे होते हैं, है ना। किसी किसी में 10 भी मिलेंगे, किसी किसी में 12 भी, मैंने सुना है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ये देखिए, उस घर में 10-10 12-12 सदस्य तो ज़रूर है, उस परिवार में 10-10 12-12 सदस्य ज़रूर है, लेकिन कमाने वाला एक ही होता है। तो क्या है, लोग भूखे ही मरेंगे यहाँ पे। दूसरी तरफ बेरोज़गारी देश में इतनी है कि उनको कोई रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से बहुत कारण है जो देश की विकास में रुकावट बनती है। जनसंख्या वृद्धि के आखिरकार कारण क्या है? जलवायु में परिवर्तन, लोग प्रस्थान कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। शिक्षा, लोगों के पास उचित शिक्षा नहीं है, जिसके कारण उनको ज्ञान नहीं है और वो जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं। निर्धनता, गरीबी बहुत बड़ी तरीके से देखी जा रही है, जो जनसंख्या वृद्धि का कारण है। रूढ़िवादिता, गलत अवधारणा, लड़के की चाह, ये सभी कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा कि पर्यावरण आंदोलन किस किस तरीके से, जैसे कुछ पर्यावरण आंदोलन हुए थे, जैसे चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, शांत घाटी आंदोलन, विश्नोई आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये लमसम आंदोलन जो है आप लोगों को मैंने करवा रखे हैं। यूनिट 3 में हमने ऑलरेडी, जैसे चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन तीनों ही आंदोलनों को मैंने वहाँ पे ऑलरेडी करवा रखा। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको इसके बारे में। जो चिपको आंदोलन था वो उत्तराखंड राज्य में से संबंधित था, यानी उत्तर भारत में हुआ था ये। यहाँ पे वनों की कटाई की जा रही थी। तो यहाँ जो चिपको आंदोलन की जो उत्तराखंड के लोग थे, उत्तराखंड में हुआ था, जो कि उत्तर भारत में। तो उत्तराखंड के लोगों ने क्या किया, वनों को बचाने के लिए वनों से चिपक के खड़े हो गए। तो इस वजह से चिपको आंदोलन प्रचलित हुआ। यही सेम आंदोलन दक्षिण भारत में भी था, जिसको अपिको आंदोलन का नाम दिया गया। दक्षिण भारत में था, कन्नड़ भाषा में इसको बोला गया था, कन्नड़ भाषा में बोला गया। ये कन्नड़ कहाँ बोले जाते हैं? कर्नाटक में। यानी कि आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। ठीक, यह आंदोलन हुआ था कर्नाटक में। और इसके संस्थापक कौन थे? पांडुरांग हेगड़े थे इसके, आप लिख सकते हो उसको, पांडुरांग हेगड़े। दक्षिण भारत में हुआ था। ये जो था वो शांत घाटी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो शांत घाटी आंदोलन हुआ था केरल में। ठीक, ये भी दक्षिण भारत में हुआ था। शांत घाटी आंदोलन केरल में हुआ था। केरल में एक जगह है जिसका नाम है शांति घाटी, जिसके नाम पर ये रखा गया। और ये आंदोलन संबंधित किससे था? जैव विविधता को बचाने से संबंधित, यानी बायोडाइवर्सिटी को बचाने से संबंधित था। ये है आप लोगों का विश्नोई आंदोलन। ये विश्नोई आंदोलन मैंने विस्तार से यहाँ बता रखा है। और उसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि नर्मदा नदी पर जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा था, उस पर बचाने के लिए काम किया गया था उत्तर भारत में। विश्नोई आंदोलन हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राजस्थान के खेजड़ी गांव में विश्नोई नाम का एक संप्रदाय रहता था। खेजड़ी गांव में ये विश्नोई संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध था। इसके संस्थापक कौन थे? जमभोजी जी नाम था उनका। ठीक, इन्होंने 29 नियम की स्थापना की थी। 1931 में जोधपुर के एक महाराजा थे जिनका नाम था अजय सिंह। उन्होंने एक आदेश दिया कि इनके महल के निर्माण के लिए वनों की कटाई की जाए। ठीक, कर्मचारियों द्वारा आज्ञा का पालन किया गया। खेजड़ी गांव में चले गए वो कुल्हाड़ी लेकर के। फिर विश्नोई समाज जो वहाँ पर था, उन्होंने राजा के कर्मचारियों को वनों की कटाई से रोका और एक अनोखा तरीका अपनाया। लेकिन आज्ञा का पालन करने के लिए कर्मचारियों ने क्या कहा? बावजूद उसके कुल्हाड़ी से वनों की कटाई करनी शुरू कर दी। सांप्रदाय के लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में लेकर के खड़े हो गए, जिस वजह से क्या हुआ? आज्ञा का पालन नहीं तो कर्मचारियों ने तो पेड़ काटी, उस वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। जैसे विश्नोई समाज की अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया। उसके बाद उसकी बेटियों ने और फिर 363 विश्नोइयों ने भी अपनी जान गंवाई। और ये सब सुन करके राजा भी बहुत दुखी हुआ। यानी कि देखो, एक वन को बचाने के लिए 363 लोगों तक ने अपनी जान गंवाई है।
अगर हम होते तो शायद हम भी ये करते, फिर आप होते तो आप भी यही करते, है ना। वनों को बचाने के लिए अपने आप को हो सकता था बलि दे दे, कोई उसमें नहीं है। तो वहाँ उस समय पर लोग जो थे वनों को बचाने के लिए इतना तत्पर रहते थे कि उन लोगों को अपनी जानों तक की परवाह नहीं थी। और इसी जगह ये सारा आंदोलन कहाँ हुआ था, यानी कि ये चीज़ कहाँ हुई थी, विश्नोई पे, विश्नोई नामक जगह पे, और उसी के नाम पे विश्नोई आंदोलन इसका नाम रख दिया गया। ये आंदोलन भी भारत के उत्तर भारत में हुआ था, ठीक, क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान उत्तर भारत में आता है, उत्तर पश्चिम में। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे पर्यावरण न्याय के बारे में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का महत्व पढ़ते हैं। 2010 में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या थे इसके, पर्यावरण को संरक्षण करना है, पर्यावरण संबंधी कानूनों पर परिवर्तन ला सकता है, नुकसान होने वाले पर, अगर पर्यावरण किसी व्यक्ति से पर्यावरण को कोई नुकसान होता है तो उस पर क्या लगाता है, जुर्माना भी लगाता है, आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा। पर्यावरण और संपत्ति के नुकसान में सहायता करता है, वनों की कटाई से बचाता है, नदियों को दूषित होने से बचाता है और जुर्माना लगाता है। ये सब किसका काम है, NGT का, यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। ये आप लोगों के सामने एक मैप दिया गया है, ये इसी चीज़ को दर्शा रहा है। देखिए ये जो मैप है ना, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को दिखा रहा है। ये देखिए पूरे मतलब कई जगहों तक ये चीज़ फैली हुई है, जहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये सब वही है, ये वही संगठक है। NGT क्या है, ये एक संगठन है, ठीक। NGT में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ठीक, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है जिसमें वो मतलब उसके काल तक रहता है। कम से कम 10 न्यायिक सदस्य होते हैं और 10 विशेषज्ञ सदस्य, यानी कि एक्सपर्ट होते हैं, ठीक। 10 इसमें एक्सपर्ट भी होंगे, 10 न्यायिक सदस्य माने जाएंगे और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ये क्या है, उनके सदस्य संख्या है। अब हम पढ़ते हैं NGT यानी हरित क्रांति अधिकरण की कुछ शक्तियों के बारे में। इसकी शक्ति क्या है कि कानूनी उल्लंघन पर कार्य कर सकता है, सरकार को प्रदूषित मामलों में जागरूक कर सकता है, यानी फटकार लगा सकता है सरकारों पर, तीव्र पर्यावरण में न्याय प्रदान कर सकता है। NGT अधिनियम जैव विविधता और कानून से संबंधित विवादों की सुनवाई भी करता है और मानवीय स्वास्थ्य पर ये मुद्दों को लेता भी है। अब कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो NGT द्वारा किए जा चुके हैं, जैसे कि दिल्ली से यूपी बहने वाली एक यमुना नदी है, उसमें 12 किलोमीटर तटीय इलाकों को संरक्षित किया गया NGT के द्वारा। राज्य के कोयला खनन तथा NGT से रोका गया, ठीक। राज्य कौन से, ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। जब छत्तीसगढ़ में UPA की सरकार थी तो उस समय पर क्या था, सरकार ने राज्य में कोयला खनन को जो है खोल दिया था, तो NGT ने उस पर फटकार लगाई, ने सरकार को फटकार लगाई और उस कोयला खनन को रोक लगा दी, क्योंकि इससे प्रदूषण फैल रहा था। दिल्ली में 10 वर्ष पुरानी सभी डीजल गाड़ियों को चलाने पर रोक लगा। आपने सुना होगा जो 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं उस पर रोक लगा दी गई थी, है ना। रोक नहीं लगाई थी लेकिन उसका पिन चेंज करने को कही गई थी, नेम प्लेट जैसे कुछ। तो ये सब किसने किया था, ये NGT के द्वारा करा गया था। दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कारखानों पर रोक, जो ज़्यादातर वहाँ जो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री होती है, तो उन इंडस्ट्रियों को उसने बंद करवा दिया था। रेत खनन और अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली में विश्व शांति महोत्सव आयोजन हुआ था, जो यमुना के बाढ़ मैदान को जिसने बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई थी, और इस हानि के कारण NGT ने क्या किया, दिल्ली पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो NGT के द्वारा किए गए थे। अब कुछ कमियां भी हैं, देखिए कमियां क्या है। एक तो यह है कि NGT द्वारा जितने भी कानून बनाए गए उसका ज़मीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है, लोगों द्वारा उसकी बहुत ज़्यादा अनदेखी हो रही है। जनसंख्या सबसे बड़ी कारण है, वनों की कटाई और औद्योगिकरण जिस तरीके से बढ़ रहा है। और आइंस्टाइन जी कहते हैं कि विश्व में 2 ही श्रेणी है, एक ब्रह्मांड है, दूसरा मानव की मूर्खता है, और मानव की मूर्खता ही पर्यावरण को डुबा रहा है, विश्व को डुबा रहा है। और एक सरकार और NGT के बीच में ना कुछ द्वंद्वाभास भी चलता है। देखिए इनके मध्य में से टकराव मिलेगा, अधिकारों की कटौती की जाती है सरकार में, है ना। सरकार जो है उसके NGT के अधिकारों की कटौती करता है। स्वतंत्रता पर हमेशा सवाल उठता है NGT के, मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है NGT के पास, जजों की संख्या कम है। देखा होगा आपने, सिर्फ 10 सदस्य जज जो है वहाँ पर एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 10 न्यायिक सदस्य होते हैं और 10 विशेषज्ञ होते हैं, 10 एक्सपर्ट होते हैं, तो 10 ही वहाँ पर न्यायिक सदस्य होते हैं। बजट की कमी रहती है इनके पास, कार्य की स्वतंत्रता कम होती है। इन चुनौतियों का सामना क्या है, करना पड़ा, लेकिन बावजूद इन चुनौतियों के NGT ने कई सारे
जो है कदम उठाया है, वो पर्यावरण को दूषित करने से रोक पा रहा है ना, पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक पा रहा है, लोगों के लिए कई सारे उपाय कर रहा है। तो ये सब क्या है, एनजीटी की एक खास विशेषता है। तो ये आप लोगों का लास्ट यूनिट था। ये इस वीडियो में हमने ईवीएस के पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है। आपका पूरा सिलेबस जो है कवर हो चुका है। हमने बेसिकली इसमें आपको सोल की जो बुक का कंटेंट है वो लिया है, कुछ एनसीईआरटी के कंटेंट्स भी लिए हुए हैं इसमें, कुछ डायग्राम्स हो गए और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए एनसीईआरटी ली हुई है। और थोड़ा सा इसमें इग्नू का भी जो है सिलेबस और ये चीज़ मिली हुई है, क्योंकि सोल की बुक में ना कंटेंट बहुत ही कम होता है, तो इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत रही थी इसमें। ईवीएस का जो है सिलेबस अब फाइनली ख़त्म हो चुका है। अब हम इस पर कुछ प्रैक्टिस पेपर लेके आ जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी होंगे। अगर आपको इसको और थोड़ा विस्तार से समझना है तो आप एक ऑथर की बुक ले सकते हो। राक वलूदा नाम की जो ऑथर की बुक है वो आप परचेज़ कर सकते हो। हालांकि उसमें भी वही चीज़ बताई गई, लेकिन इसमें थोड़ा सा और विस्तार से बताया गया है, जो सबसे बेस्ट बुक लगती है मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ है, आप लोग का यूनिट 7 ख़त्म हो चुका है। आप लोगों ने अगर अभी तक ईवीएस की कोई यूनिट्स की सभी वीडियोज़ नहीं देखी है तो फटाफट जा करके देखो आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो आप जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। छोटे छोटे शब्द अगर आपको नहीं आ रहे समझ, कोई लाइन समझ नहीं आ रही, आप हमसे पूछ सकते हो, हम वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं वहाँ पे ये चीज़। तो ये है आप लोगों का ईवीएस का सिलेबस। आई होप सो कि आपने पूरे ही सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। कितने यूनिट्स आपने कवर कर लिए हैं ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करना कि कितने यूनिट आपने अभी तक अच्छे से कवर किए हैं, ठीक। तो मिलते हैं अब क्वेश्चंस और अच्छे खासे क्वेश्चंस के साथ। प्रैक्टिस पेपर लेकर के आएंगे अब आप लोगों के लिए। बाकी अपनी प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से बनाए रखो। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू बीइंग हियर।